अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और सुबह की बहुत सारी दुआएं, सुबह में हम अल्लाह पाक के तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तूने हमें दोबारा वो सांसें अता की जो हम रात को सो गए थे। और नींद एक आधी मौत कहलाती है, हमें नहीं पता हम कहाँ पर हैं और इसीलिए हम शुक्र बजा लाते हैं और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा रब हमें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। और हम अपने बच्चों को भी ये बार बार बताना चाहिए कि अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करें। हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शो में एक जनरली एक मैसेज आपसे शेयर करती हूँ और आज छोटा सा मैसेज ये, जब मैं ऑन द वे थी तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि दुनिया में आना है तो जाना भी है। नाश्ता करते करते मेरे जहन में एक बात आई कि मैं ना जवानी को रोक सकती हूँ कि शायद मैं सारी जिंदगी इस तरह जवां नजर आऊं, पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहूँ, मैं कहूँ कि ये दुनिया, ये जिंदगी में मैं हमेशा कायम और दायम रहूं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रब्बा दौला शरीक है, सिर्फ जात उसकी है बाला। हमने सब दुनिया में अपना किरदार निभाना और दुनिया से चले जाना, कभी अच्छा कभी बुरा। कहते हैं कि मैं दुनिया में हमेशा जिंदा रहूं, यस आप रह सकते हैं, मेरे रब ने ये भी मौका आपको दिया है। तो जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा लोग याद रखें तो दिलों पे हुकूमत करें। कभी कभी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो फिर हम अपने लिए जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, फिर कोई आपका नाम लेवा नहीं। अगर आपने हमेशा जिंदा रहना है तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके लिए जिएंगे तो सारी जिंदगी आपके नाम लेवा दुनिया में होंगे। ऐसा है कि नहीं? हमेशा आपके नाम बड़े खूबसूरत अंदाज से लिया जाएगा। तो ज़िंदगी में हमेशा हम ये समझते हैं कि एक ज़िंदगी का तो ये एक हमारा जो ये तमाम हम गोश्त पोस्ट के इंसान हैं जिसकी कोई भी वक़्त नहीं है और जब तक सांसें हैं तो हमारी वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारी ज़िंदगी आपकी वैल्यू रहे, शख्स नहीं शख्सियत बन के जिएँ, अच्छा काम करें ताकि हमेशा आपका नाम लेते रहें और अच्छी दुआओं में लेते रहें। लेट्स सी, मेरी बात आप समझ गए होंगे और माशाल्लाह जो है बहुत सारे अच्छे लोग हैं और इस अच्छे लोगों की वजह से, इन अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और आप मेरे मॉर्निंग शो में जो बहुत ही डिफरेंट है और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि एक अच्छा काम मैं डिफरेंट अंदाज में करती रहती हूँ। अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे मेरा फोकस होता है स्किल्स वुमेंस एंड हुनरमंद लोगों को, यूथ को, स्पोर्ट्स को, ब्यूटी एंड हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ जो है शेयर करना और अवेयर करना। यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है, यही मेरे मॉर्निंग शो का कंटेंट है। और आज भी ऑफ कोर्स मेरे साथ हेल्थ सेगमेंट जो आप देखते हैं मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट तरीके से, जिसमें हार्बलिस्ट, होम्योपैथिक, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट मेरे साथ होते हैं। और आज भी यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं। होम्योपैथिक की जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा तो है, इसका कुछ साइड इफेक्ट इतना नहीं होता और इसका जो प्रोसीजर बहुत स्लो है। लाइक हम लोग अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम या जो भी हमारा इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो जिस तरह आप एक बीमारी को इतना लॉन्ग लेके उसको इतना कहते हैं पनप जाती है वो बीमारी, उसको इतना भूलते जाते हैं और आगे बढ़ती है, अच्छा अभी करवा लेंगे, अभी करवा। जब उसको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन लेते हैं तो ट्रीटमेंट में तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? घबराइएगा नहीं घबराना नहीं है। तो डोंट यू वरी, होम्योपैथिक बहुत अच्छा और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से बच्चे बहुत ज्यादा उनकी ग्रूमिंग रुक जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे कि आया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कितनी रिलायबल है, कितनी ऑथेंटिक है और इसका हमारी सेहत पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या जस्ट ओनली ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट है जो हमारी हेल्थ और ब्यूटी को इनहेंस और मेंटेन कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर डॉक्टर जहांगीर शाह, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर हैं तो आप ज़रा क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे
मुझे मदऊ किया और मैं जो भी कहना चाहता हूँ उसका मुझे कहने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया। तो जो आपका सवाल था, ये एक परसेप्शन है जो कई सालों से बना हुआ है कि होम्योपैथी की वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है और उसकी मेडिसिन जो है वो बहुत स्लो अपना असर या इफ़ेक्ट जो है वो दिखाती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये एक गलत फहमी है जो कई सालों से गलतुल आम है जो चली जा रही है। होम्योपैथी की ट्रीटमेंट या होम्योपैथी की मेडिसिन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं जैसे एलोपैथी की मेडिसिन काम करती हैं। बात सिर्फ है कि आप डायग्नोज कैसे करते हैं। आपका जो फिजिशियन है, आपका जो होम्योपैथ है या आपका जो डॉक्टर है, वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर जैसे अब लाइक फ्लू, अब एलोपैथिक में फ्लू होता है, फीवर हो जाता है या कोई भी वायरल फीवर होता है, जैसे हम आम दिनों ज़माने में उसको नज़ला कहते हैं कि भाई हमें फीवर हुआ या नज़ला हुआ, खांसी हुआ तो हमने सिरप ले लिया या हमने टैबलेट ले ली तो जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं, या पेन किलर ले ली तो हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट होम्योपैथी भी ऐसे ही काम करती है। लाइक अगर आपको फीवर है या नज़ला है या इन्फ्लुएंजा जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, और अगर आपका होम्योपैथ, आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है, क्योंकि कुछ नज़ला गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है, वायरल भी होता है। जैसे कुछ दिनों पहले एक हमारी एक वबा फैली जिसको हमने कोरोना का नाम दिया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा मौजूद है होम्योपैथिक में। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जो एक एंटीबायोटिक, तो बहुत ज़्यादा मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, एंटी एलर्जी या पेन किलर, उससे भी तेजी से होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो कि हम ड्रॉप की फॉर्म में देते हैं। वो वर्क करती है। बस डायग्नोस करने की बात है। आपका होम्योपैथ, आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है तो जस्ट लाइक दैट एलोपैथिक ये भी वर्क करती है। ओके अच्छा, अगर हम होम्योपैथिक में बात करें तो होम्योपैथ में बालों की हेयर फॉलिंग जो होती है, एलोपैथिक में तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसी कोई है कि जी भाई मेडिसिन खाएंगे हमारे बाल उगने लग जाए, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा जोन है कि हम कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहें, ऐसा क्या हो सकता है पॉसिबल? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हेयर फॉल के बारे में सब बात करते हैं कि हमारे बाल चले गए। ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लें, ये शैम्पू यूज कर लें, ये क्रीम यूज कर लें, या ये प्रोडक्ट है व्हाटएवर, बहुत सारी मेडिसिन आती है मार्केट में कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे एक आपका एड खत्म हो जाता है, या उसमें एक जो मैसेज होता है वो यही मैसेज होता है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि जो आपके बाल चले गए वो वापस भी आ जाएंगे? ये सुना है, लेकिन रिजल्ट लोगों के कम आए। नहीं, ये तो आप किसी भी कमर्शियल में ये नहीं सुना होगा आपने कि आप ये यूज करें तो आपके गए हुए बाल वापस आ जाएंगे, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। गए हुए तो नहीं आते, है ना? कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में आपका जो हेयर फॉल हो गया है वो तो रुकेगा, जो आपका हेयर लॉस हो गया है उन हेयर्स की भी रीग्रोथ होती है। Really? और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको पहले ही मंथ में, यानी कि पहले ही महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपने मेडिसिन शुरू की। अच्छा, इसमें दो तरह की मेडिसिन होती हैं जो मतलब अप्लाई भी करनी होती है आपने, और आपने इनटेक भी करना होता है उसका। तो उससे ये होता है कि अगर आप दोनों तरीके से इस मेडिसिन को यूज करते हैं कि आप उसको इनटेक भी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं, जो कि एक तरह का सिरम ही होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, जो अप्लाई करना होता है दिन में 2 दफा, तो पहले ही मंथ से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड मंथ से, आपका थर्ड मंथ के एंड से आपकी बालों की रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वाओ, सरप्राइज। बेबी हेयर्स आपको, लेकिन उसकी शर्त ये है, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि वहां पे बालों की रूट्स होनी चाहिए। अच्छा। लाइक जो आपका, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, जैसे वो मेंस में ज्यादा होता है, विमेंस में ज्यादा कम होता है। ठीक है। कि आपने देखा हो क्राउन एरिया जो होता है, यहाँ से बाल चले जाते हैं, एक छोटा सा एलोपेशिया, गंजा, तो बाल एरिया हम कहते हैं। और ये भी फ्रंट वाले भी जगह। लेकिन उसमें अगर, अभी हम आगे बात कर लेते हैं इस पे, लेकिन मैं इसको पहले क्लियर कर दूं कि अगर हम क्राउन वाला एरिया है, अगर उसके दाएं बाएं रूट्स मौजूद हैं तो वो जो आपके हेयर ग्रोथ दोबारा हो जाएगी। हेयर लाइन की जो आप बात कर रही हैं, हेयर लाइन में कुछ जेनेटिक्स भी कॉजेज होते हैं कि जैसे उनके चला आ रहा होता है जेनेटिक्स में कि उनके फादर देन ग्रैंडफादर की ये जो जिसको हेयर लाइन हम कहते हैं वो चली जाती हैं। तो अगर जेनेटिक है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर का हेयर लॉस हुआ 50 प्लस, तो आप 60 तक चले जाएंगे।
55 में होगा तो यानी आपका कि हिस्ट्री बड़ी काउंटेबल। बहुत काउंटेबल है, वो तो सब में है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अच्छा, बात क्या होती है कि लोग जब भी हेयर फॉल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि आपने फला शैम्पू यूज कीजिए, फला हेयर ऑयल यूज कीजिए। अगर आप मुझे बताएं कि अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफिशियंसी है तो क्या कोई भी ऑयल अप्लाई करने से, कोई भी शैम्पू यूज करने से, पॉसिबल नहीं है बॉस। कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो वो, तो आपकी क्या है? जबकि यकीन करें बहुत सारी जैसे न्यूट्रिशन की बात की है, ओमेगा 3 जैसे फिश खाना चाहिए बहुत ज्यादा, जो हम जी। लोग सिर्फ सर्दियों का कॉन्सेप्ट है, प्राउन या मतलब सी फूड जो होते हैं जी वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन हम लोग वो खाते नहीं है। फिर हमारे लिए बालों के लिए सब्जियां, लौकी बहुत बेहतरीन है, पानी बहुत अच्छा इंटेक कीजिए, तो हम वो चीजें जो हमारे सूटेबल है हमारी बॉडी को, हम उसको खाते ही तो नहीं। मैं जी प्रोटीन आपकी बिल्कुल भी बात नहीं। को बढ़ाते हुए, जो हम जहां से हमने बात शुरू की थी जी कि जी अगर सिम्टम के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है आपकी डिजीज को, तो अगर हम यहाँ पे उसी बात को सेकंड कर लें कि अगर आपके पास, मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि ठीक है आप ये दवा को इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली होता है, होम्योपैथिक में ही नहीं होता। होम्योपैथिक ये कहती है कि हम मर्ज को ठीक नहीं करते, हम मरीज को ठीक करते हैं। एलोपैथी कहती है कि हम मर्ज को ठीक करते हैं। ठीक है, देखिए आप जितने भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको फ्लू है, मुझे फ्लू है, या किसी थर्ड पर्सन, हम जनरली न्यू बात कर लें, तो वो एक ही तरह की जो मेडिसिन है, जो फ्लू में एंटी एलर्जी पेन किलर वो दे रहे होते हैं। जी। लेकिन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द पर्सन और अकॉर्डिंग टू द डिजीज, ओके हर पर्सन के लिए अलग मेडिसिन होती है। ओके मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगी, दो फीमेल के लिए भी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी। उनकी नफ्सियात देखते हैं, उनका लिविंग स्टाइल देखते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है उससे मेडिसिन को मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होती जाती है। तो अगर एक अच्छा होम्योपैथ है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा फिजिशियन है, वो इस चीज को समझ लेता है, तो मैंने ये मैजिक की तरह काम करती है, मैं आपको बताऊं। मैजिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैजिक। लेट्स सी, हमने अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। डॉक्टर जहांगीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथ डॉक्टर हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक की जानिब चलते हैं, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सवी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, यस डॉक्टर जहांगीर शाह। वेलकम अगेन, आपसे मैं फिर बात करूंगी दोबारा। और बात ये है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो लोग जो मरीज या पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ एक ऐसी बीमारी होती है जो बेचारे बार बार एक टैबलेट या मतलब कोई ना कोई दवाई लेके बैग में चल रहे होते हैं। पूरी मेडिकल स्टोर होता है उनके साथ। हाँ, वो उसके बगैर कहीं शादी में जाने के इमेज में तो वो अपनी टैबलेट निकालते हैं और हमारे सामने खाते हैं। हम भी कहते हैं यार ये शुगर वाले ज्यादा होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, तो वो मेडिसिन के साथ वर्किंग, और कहते हैं वो सारी जिंदगी अब खानी। क्या ऐसा है बिल्कुल कि ऐसा है। होम्योपैथिक इसको कोई रिवर्स कर सकता है? कोई कौन सी बीमारियां हैं जिसको हम मेंटेन मैनेज कर सकते हैं कि हमें अब जरूरत नहीं है बहुत लॉन्ग लाइफ खाने की? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारा माइंड। हाँ, ठीक, सबसे पहले हम इसकी बहुत बात कर important। लेते हैं। हम जो भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी की मूवमेंट है, मैं हाथ चला रहा हूँ, आप बात करिए, हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसा। खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा माइंड ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा जहन अगर सेहतमंद है तो वो एक अच्छे जिस्म की निशानदेही करता है। ओके, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है कि आपके जहन का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल सेहतमंद जहन नजर नहीं आते। क्यों? दो चीजें, इनफैक्ट तीन कह लीजिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल आजकल सही। जो हम बड़ी एज की तो हम बात ही नहीं करते, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 7 years old, 8 years old, अगर आप उससे भी बात करेंगे ना, उसको भी एंजाइटी होती है। डिप्रेशन तो नहीं होता। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि लोगों का डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में भी थोड़ा सा एक नहीं जानते कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, लोग मिला के ही बात करते हैं। डिप्रेशन वो चीज है जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका, किसी भी वजह से हुआ, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे साथ नहीं होना, याद करते कि रहते हैं। क्यों हुआ, कोई हमारा प्यारा हमसे बिछड़ गया, दुनिया से रुखसत हो गया, या हाँ। दो लोग रिलेशनशिप में थे, वो
जुदा हो गए, अलग हो गए, ठीक है, ठीक। जुदा हो गए, नौकरी चली गई, बिजनेस में हाँ, लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक। वो चीजें वो जो कुरेदते हैं वो जख्म को, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा हाँ, कर देता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं ये होता। इसको सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना, ये डिप्रेशन है। ओके। एंजाइटी, जो आने वाले दिनों में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं करूंगा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये चीज मुझसे छूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है, मुझे बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। फला शख्स मुझसे अलग तो नहीं हो जाएगा। ये एंजाइटी है, किसी भी चीज के बारे में सोचना और आपकी हार्ट बीट का बढ़ जाना। तो बच्चों को जो आजकल के हैं, बड़ों को तो डिप्रेशन एंजाइटी दोनों होती है, बच्चों को आजकल के जो स्कूल गोइंग है उनको भी एंजाइटी होती है कि वाह। मेरा जो कल टेस्ट होने वाला है क्या होगा, लोड, माइंड के ऊपर लोड डाल, लोड, बहुत और ओवरलोड। हमने जो ये रेस लगाई है ना बच्चों की कि आपके ग्रेड्स ये आने चाहिए, इतनी परसेंटेज आने चाहिए, तो सोचें कि उस बच्चे को एंजाइटी का मतलब भी नहीं पता, वो बेचारा एंजाइटी का पेशेंट बन गया अभी से कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे थर्ड आना है, यानी कि पोजीशन में लगा दिया, पोजीशन में लगा दिया, दौड़ में लगा दिया, वो भी एंजाइटी का पेशेंट है। बताऊं, मेरी क्लिनिक पे एक मदर अपनी बेबी को लेके आए, उसकी शायद उम्र कोई 9 साल थी। उन्होंने कहा जिस दिन ये सुबह, मतलब सुबह जब ये उठती है स्कूल जाने के लिए, तो ये कुछ खाती नहीं है और ये कहती है कि मुझे मतली हो रही है और बस लाइक मैं अब वॉमिट कर दूंगी, और रात में ही ठीक रहती है। अच्छा। तो मैं उनसे, बच्ची से मैं बात करता रहा, उनकी मदर बराबर में बैठी थी। मैंने कहा इनकी ऑफ सैटरडे संडे होती है? मैंने कहा सैटरडे और संडे इनको इस तरह की कंप्लेंट्स होती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती। आपने होम्योपैथिक नहीं किया, आपने साइकोलॉजी की है। सिर्फ देखें, साइकोलॉजी भी पार्ट है बिल्कुल मेडिकल का मैंने की है ना, इसलिए आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, इसलिए वाओ मुझे वाओ। सो जब 10 मिनट मुझे लगे सिर्फ बात करने में, तो सैटरडे और संडे उसको एंजाइटी नहीं होती थी क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना होता था। बिल्कुल, वो लोड पड़ गया ना, एसिडिटी हम लोग फील होता वो है। नाश्ता नहीं करती थी सैटरडे, वो नाश्ता भी, मैंने कहा ठीक सुबह उठ जाती है, नाश्ता करती है, खेलती है। मैंने कहा ये स्कूल जाने का जो स्ट्रेस है ना, ये एंजाइटी की वजह से मैं लेट हो जाऊंगी, टीचर डांटेंगी मुझे, वो देखेगा, स्कूल का इतना प्रेशर कि मुझे स्कूल जाना है, क्या होगा, टीचर ने डांटना है, मारना है, वर्क होगा नहीं होगा, टेस्ट होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ तक 8-9 साल के बच्चे एंजाइटी के पेशेंट बन गए। तो आप सोचें कि जो मान लें कि मेच्योर एज के लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एडल्ट हैं, अब ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, जो बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, जो जॉब्स भी कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात कर लें, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो आपकी तरह प्रोफेशनल वुमेन्स हैं, स्ट्रेस होता है ना, होता है ना स्ट्रेस। जैसे आपको तो एंजाइटी होती होगी कि रोज आपका शो है, तो उसका लेवल आपने तो रेस करना है, तो रही बिल्कुल सही कर, इसमें एक्सेप्ट करूंगी, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, नहीं नो। और अक्सर मुझे एसिडिटी होती है, अक्सर ये एंजाइटी की वजह से होती है, अक्सर वो यही होता है। अच्छा, मैं खाना नॉर्मल खाती हूँ, लेकिन ये जो बार बार मुझे ऐसा लगता है यार मेरे ना यहाँ तक खाना आ गया, उस सब मेरी थिंकिंग के ऊपर। ये शो से पहले होता होगा ना, शो के बाद नहीं होता होगा। ये एंजाइटी होती है, बस जब भी है ये होता है। तो ये जो हमने दो चीजों को जगह दे दी है, डिप्रेशन को और एंजाइटी को, अगर हम इसको अपनी लाइफ से निकाल दें, हमारा माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा और हम अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हम माजी में जी रहे हैं या हम मुस्तकबिल में जी रहे हैं, हम हाल में नहीं जी रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा। अच्छा, कभी कभी इसका एक और रीजन भी, दो चीज हो जाती है जो आपने बताया, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट यूं होता है कि ऐसे जब ज्यादा आप स्ट्रेस लेके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो कहते हैं ज्यादा टेंशन से शुगर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी होती है जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड पर जोर पड़ता है, आपके पूरे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका खाना पीना। जब भी तो कहते हैं जब खाना खाएं तो कोई और काम ना करें। हम लोग अक्सर ना यूं खाना खा रहे होते हैं, ऐसे निवाले डाल रहे होते हैं और मोबाइल ऐसे यूज कर रहे होते हैं, टेलीविजन के ऊपर फोकस होता है, रिस्क की भी एक रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जब खाना खाएं तो चबा चबा के बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से तहम्मुल से, और कोशिश करें शेयर करके खाएं। वो ज़्यादा अकेले बैठ के खाने से तो अजीब ही लगता है, किसी ना एक आध बंदे को शामिल कर लें, और इससे वो भी रिस्क की परवाह नहीं होती। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। गुफ्तगू करें हम आपकी जो हमारी मिस्टेक होती है, याद रखना आप लोग ज़िंदगी में फोकस ना करें कि हम कोई दवाइयों से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को 50% अपने लाइफ स्टाइल से सही कर सकते हैं,
और अपने माइंड से, और इस पे आपका बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब अगर आपका इसका कंट्रोल नहीं होगा तो दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। तो अपने आप को सबसे ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और सब चीजें ये महसूस करें कि मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। जब भी तो मैं कहती हूँ ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अच्छा जी डॉक्टर शाह साहब, बातें हम लोग इसी तरह करते हैं ऑफ कोर्स, और जिंदगी में एक दूसरे को आगाही देना बहुत जरूरी है, और अच्छी बात कहना सदका जारिया है। हम अपने पेरेंट्स को उनकी जब इतनी टेक्नोलॉजी के दौर नहीं था ना, उनकी लाइफ बहुत बेहतर थी और लॉन्ग भी थी। जी अब लोगों का लाइफ बहुत कम है, बहुत कम एज में लोगों को बीमारियां लग रही हैं। मैं हैरान हूँ। मैंने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले, एक लड़के ने जब मुझे ये कहा कि आप ही मुझे शुगर है, यकीन करें वो फोटोग्राफर बामुश्किल 20 साल का होगा। जिंदगी में पहली बार मैंने शुगर का, मुझे इतना नहीं पता था कि शुगर जो है वो इंसान की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और उसको इंसुलिन लगती है। रियली उतना खूबसूरत बच्चा मेरे अभी आंखों के आगे आ गया, अल्लाह उसको जिंदगी में काफी टाइम हो गया मिली नहीं हूँ। तो सर उस वक्त शुगर सुनी थी 15 साल पहले, सिर्फ सुनते थे कैंसर। हमारे वालिदैन जब जवान थे, हम छोटे, हम सुनते कैंसर, फिर आई थी एड्स, वो एक खौफनाक बीमारियों का जिनमें ऑर्गन कट रहे हैं, ये हो रहा है वो। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी बीमारियां जिंदगी को अंदर से खाई जा रही हैं, क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली जिस तरह अभी हम बात को लेके चल रहे थे, जी। जब डिप्रेशन और एंजाइटी की हम बात कर रहे थे, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट अपने बातों में उसको शामिल किया कि हमारा जो स्टमक है और हमारा जो माइंड है, इन दोनों का ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा, और अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो भी आपको एंजाइटी हो जाएगी। हकीकत ऐसे ऐसे। आप इस बात को महसूस करें, जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो आप एंजाइटी, यानी कि मैंने आपसे जैसे हम बात को अभी खत्म करके कहा कि हम ज्यादा सोचते हैं, वो डिप्रेशन का कॉज हो या एंजाइटी का कॉज हो। डिप्रेशन में भी सम टाइम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, और वो डीप थिंकिंग करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, जो डिप्रेस्ड होता है, यानी कि जो डिप्रेशन में जाता है, सबसे पहले वो तन्हाई पसंद होता है, अकेला होता है। डिप्रेशन का जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो क्या है कि हमें कोई सुनने वाला मिल जाए। आज हम जिस दौर में, जिस तेजी के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप यकीन कीजिए हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम सबको सुनाना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर हम दो लोग बात भी कर रहे होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि जो दूसरा पर्सन होता है वो आपकी बात इसलिए नहीं सुन रहा होता कि वो आपकी बात को समझना या सुनना चाहता है, वो आपकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा होता है कि उसको आपका जवाब देना होता है। वो जवाब देने के लिए बात कर रहा होता है, आपसे सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी बात समझने के लिए, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वो नहीं बैठा होता। अगर दो लोग बात भी कर रहे हैं या वो अगर कोई इल्मी बहस भी चल रही है तो वो ये नहीं चाह रहा होता कि मैं इससे सीख लूं। हम दो लोग बैठे हैं तो आपको अच्छी बात करेंगे, जैसे मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं तो मैं भी बीच बीच में कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूं, उससे कुछ ना कुछ तो मैं लेके ही जाऊंगा ना यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि मैं सिर्फ ये सोचूं कि कब मुझे अपनी बात करनी है और मैं आपकी बातों में मेरा बिल्कुल ध्यान ना हो। जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन लोगों की अभी आदत हो गई है। तो बाद में क्या कह रहा था कि डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज क्या है कि आपको कोई सुनने वाला मिल जाए। तो अब बताएं कि सबसे बेहतरीन सामे, ये सबसे बेहतरीन सुनने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। बहुत खूबसूरत बात, बहुत। जो कहता है कि मुझे सुनाओ, मुझे सुनाते रहो, मैं सुनता रहूंगा और उसका बेहतरीन जवाब भी दूंगा, तुम्हें हल भी बताऊंगा, लेकिन सुनाओ तो सही, आओ तो सही। हम उन लोगों को सुनाना चाहते हैं जो सुनना नहीं चाहते। जो सुनना चाहता है, जो बुला रहा है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते, हम उसको सुनाना नहीं चाहते। और उसको सुनाने का बेहतरीन वक्त बताऊं कौन सा है? उसको सुनाने का बेहतरीन वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप जाग गए होते हैं। वो तो जाग ही रहे ना, वो तो हमेशा जाग रहा है, उसको तो ऊँग ही नहीं आती, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहता है कि उस वक्त आ जाओ, और खुद कहता है कि मैं पहले आसमान पे हूँ गोया, और जो मांगोगे मैं देने वाला हूँ। तो अगर डिप्रेशन खत्म करना चाहते हैं तो झुक जाइए उसके सामने, सारे आंसू उसके आगे बहा दें, जो कहना चाहते हैं उससे कह दें, जो मांगना चाहते हैं उससे मांग लें। अच्छा, फिर सुकून आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि कनेक्ट किया है अल्लाह ताला ने आपसे।
आपको वाकयातन ऐसा लगता है कि आप वैसे भी हम जब इबादत में होते हैं तो कहा गया है कि ऐसा महसूस करो कि अल्लाह तुम्हारे सामने है, और अगर नहीं कर सकते तो ये महसूस करो हम तो अल्लाह के सामने हैं, कुछ भी बेशक। एक चीज महसूस करो। तो जब आप इस कैफियत को महसूस करना चाहते हैं तो आप तहज्जुद में झुकिए, आपको वाकयातन महसूस होगा कि आप अल्लाह ताला के करीब हैं, सुभान बहुत ज्यादा करीब है, वो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो आपको सुन रहा है। अच्छा, एक खास कैफियत होती है तहज्जुद में कि जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप सवाल करते जाते हैं आपको जवाब मिलता जा रहा होता है। अब नोटिस कीजिए, तो इससे बेहतरीन इलाज क्या होगा कि अगर आप कह रहे हैं यार मेरी कोई सुनने वाला नहीं, कह रहा भाई मैं सुनने वाला हूँ, आ जाना, जो बात कहनी है मुझे बता, जवाब भी दूंगा, तसल्ली भी दूंगा। हमारे इधर में कॉल इजाजत है, जी कॉल ले बिल्कुल लेंगे। हेलो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सबा बात कर रही हूँ। मिसेस सबा, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने हैदराबाद से। ओके जी, आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह से, और अच्छा, टॉपिक भी बहुत अच्छे लेकर आती हैं, नए नए शुक्रिया। माशाल्लाह से। कोई बहुत सवाल करना अच्छे। चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब से? बस मुझे ये बोलना था कि मेरे सर में बहुत डैंड्रफ है। ओके, आपके सर, आपकी क्या एज है मेरी बहन? मेरी 40। अच्छा, ये मौसम के मुनासबत से आपको डैंड्रफ हुई है या नहीं नहीं, हमेशा ही रहती हमेशा है? होती है, हमेशा होती है। ओ माय गॉड, यानी कि गर्मियों में भी? जी जी जी। तो कभी आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? किसी ने कोई कुछ बोला होगा ना, ये यूज कर लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया नहीं आपने? नहीं नहीं। तो ऐसे ही चला रहे हो बालों को? हाय रब्बा। जी। हंस रही हो। कोई ऑयलिंग आपने वगैरह करते हो या हमेशा ड्राई रखते हो बालों को? नहीं नहीं, ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन बस ये आपका प्रोग्राम चल रहा था तो मैं रोजाना देखती हूँ, तो देखा कि डैंड्रफ के, मतलब इनसे पूछूं डॉक्टर अच्छा साहब से कि अच्छा ऐसा अच्छा कुछ अच्छा, मुझे एक आपने सॉल्यूशन अपनी मिल जाए। एज भी बता दी। आप मुझे बताएं, आपका खाना पीना, या आप ज्यादा टेंशन में रहती हैं जो डैंड्रफ होती है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कोई चिल है, एंजॉयमेंट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वैसे तो ठीक है, और खाना पीना भी ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे तो मेरे सवाल होंगे ना। अभी डॉक्टर साहब ये कैमरा है, सभा से क्वेश्चन कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, तो ये कब से है आपको डैंड्रफ? कोई 3-4 साल या शायद ज्यादा। आप मैरिड हैं? जी तो हेयर फॉल है आपको? जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल खत्म हो गए बाल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गए का क्या मतलब है? मतलब जैसे जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत कम हो गए, बहुत अच्छा कम हो गए, बहुत कम हो गए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपके जेनेटिक्स में है, आपकी मदर को थी ये प्रॉब्लम डैंड्रफ की और हेयर फॉल की? नहीं। नहीं थी। तो ये बताएंगी कब शुरू हुई है आपको ये हेयर फॉल, ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम? तकरीबन जैसे 3-4 साल नहीं, ऐसे कुछ हो गए। ये तो आपने बताया था लाइक प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के पीरियड में आपको शुरू हुआ था? मदर हैं आप? जी 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 जी। तो हाँ शायद उस उसके दौरान बाद शुरू से हुआ था? हाँ, उसके बाद से। अच्छा ठीक है। देखें चले इनको आंसर इनके खुदाफिज कर लें फिर इनको। जी सबा, बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब आपको इसका लाइव आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, सबा को क्या आंसर दे रहे? जी देखें, जब ये लैक्टेशन वाले पीरियड होता है, जिस वक्त पे माएँ दूध पिला रही होती हैं बिल्कुल बच्चों को, तो बिल्कुल, उस वक्त पे हेयर फॉल होता है। यानी कि फीडिंग टाइम। फीडिंग पे, ओके लाइक ठीक, मदर फीड पे जब बच्चे ठीक है होते हैं, ठीक है। आसान लफ्जों में जो हम समझा दे हम्म, तो उस वक्त पे हेयर फॉल शुरू हो जाता है ठीक है, मोस्टली ओके, वुमेन्स को, क्योंकि एक हार्मोनल चेंजेस का एक टाइम होता है ये, बिल्कुल तो बिल्कुल। मोस्टली उस वक्त पे होता है। तो अगर उसकी वजह से ये शुरू हुआ है तो मेडिसिन अलग होगी, और अगर ये कह रही हैं कि उसकी वजह से नहीं है, तो हम जो बात कर रहे थे हमारा डिस्कनेक्ट हो गया वो, तो अगर हम आसान बात कर लें, अगर मेडिसिन हमें कोई बतानी है डैंड्रफ के लिए, तो उस मेडिसिन का नाम है थूजा, और अच्छा उसकी पोटेंसी है 200। ठीक है, तो वो इन्होंने अर्ली मॉर्निंग डायरेक्टली ऑन टंग पे लेनी है, थूजा 200, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके 2 ड्रॉप लेंगे ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, ओके। तो डैंड्रफ जो है, किसी भी काइंड की डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर हेयर फॉल का कॉज डैंड्रफ है तो हेयर फॉल भी रुक जाएगा। ठीक है, जी ओके सबा। और डॉक्टर साहब ने नाम भी बता दिया। रात को इस प्रोग्राम को आप रिपीटेशन में भी देख सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो इस प्रोग्राम को जब रात को यूट्यूब पे अपलोड होगा, गुड मॉर्निंग विद सभी, यूट्यूब पे भी जाकर आप इस प्रोग्राम को देख लें, कुछ भूल जाएं तो ये ज़रा बेहतर है। बाकी नंबर है 031582484704, आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा कोई और प्रॉब्लम है। और जी नाज़रीन, यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, मेरा वो सेगमेंट जो कराची में, पाकिस्तान में कहीं पर भी ज़बरदस्त
इवेंट हो रहे हो, अवार्ड सेरेमनी और बहुत सारे फेस्टिवल्स, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, कवरेज करते हैं और कराची और पाकिस्तान की रोशनियों को कवर करते हैं। अच्छा लगता है। कल भी मैं बहुत अच्छे इवेंट में गई, उसका मतलब लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट वो कल देखेगा, लेकिन आज आप देखिए मैं बहुत खूबसूरत एक बच्चों के दरमियान हूँ और वो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। वो सारे ऑर्फन बच्चे थे, मुझे वो सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में देखिए स्पेशल पैकेज। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे शाइन बात ये है ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं और वो ऑर्फन बच्चे हैं। 3 बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड्स लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी, चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय। तो मेरे ख्याल में जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा पुमनू पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे पप्पे पहने हुए। और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ, दिल कर रहा है इसके कैप पे ताकि मैं लगा लूँ। लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किसी इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं? जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सबने पानी शानी में छलांगे लगानी है? बहुत एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी, लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवेंट के क्लिप्स को देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैग। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल सोर्स है वो गाइड से साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्ट्रीट वर्क अगर PF म्यूजियम या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो
उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसका अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैपनिंग्स भी देखा, लेकिन इन सब ऑप्शन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ड्रीम वर्ल्ड एक वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक हैं? यानी कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कॉज के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड्स का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन हैं, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना, तो पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है अब मिलेंगे। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसकी जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ये हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे, हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपका फुटबॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें, तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपनी चेहरे की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें, तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान मिलती है। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा एरिया इब्राहिम खमीसो गोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ और फन वॉलंटियर जो होते हैं, तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे। इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से ज्यादा, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास नर्सरी में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग, इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही मतलब इसी की तरफ से अपनी मोटिव थी।
वाओ वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और ये है स्पेशल ग्रीन क्रिस्टन ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ, अच्छा बिस्मा आपने यहाँ पे सब पढ़ा और अब क्या कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक जनरल हॉस्पिटल से, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा सादिया से पूछते, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सादिया बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से बीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ और आज मुझे एज एलुमनाई यहाँ पे बुलाया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी, है ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामराज के नाम से, तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। सोचने कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर पे मेरे ये सारे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ये और ये ऑर्फन बच्चे हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपरस्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए इवेंट में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ।